हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। और आज जो है हम पाचन तंत्र को पढ़ने वाले हैं, जो कि रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम के लिए या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस एग्ज़ाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें सारे एग्ज़ामों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। एक एक कंटेंट आपको मैं यहाँ पे उपलब्ध कराने वाला हूँ, तो आप जो है पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। पाचन किसे कहते हैं? तो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही पाचन कहलाता है। ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, ठीक है। पोषण क्या है? न्यूट्रिशन, यानी आप कह सकते हैं कि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, पाचन और पचे हुए पदार्थों को रक्त में शामिल करने की प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। चूँकि आप देखेंगे कि पोषण के द्वारा शरीर के निर्माण, शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति, तो शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट के मरम्मत में कार्य किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको थ्योरी और ये वो पूछने वाला नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में, जब भी आप दे रहे होंगे, जैसे कि ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा तो, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे स्वपोषण, ठीक है ना। स्वपोषण, स्वपोषण का मतलब ये हो गया आपका एट्रोपिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे पेड़ हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, तो इनको हम कहते हैं स्वपोषी, ठीक है। हम लोग बहुत बचपन में पढ़े होंगे स्वपोषी, ठीक है ना। तो ये आप जानिएगा, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्वपोषण, ठीक है। तो इसमें आते हैं हरे पौधे, ठीक है। कह रहा है कि इसे होलोपैथिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरल यौगिक को जटिल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर सरल यौगिक को जटिल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है तो निम्न में से क्या कहा जा सकता है? तो आपको याद रखना है होलोपैथिक कहा जा सकता है, ठीक है। फिर अगला आता है परपोषण, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। तो परपोषण में वैसा पोषण है जिनमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार के जीव में अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, जैसे कि सभी जीव जंतु, यानी कि मनुष्य भी अपना भोजन नहीं बना पाता है। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग तो खाना अपना खुद ही बनाते हैं। हमने उस भोजन को, प्लांट से मिले हुए भोजन को अपने खाने योग्य बनाया, ना कि उस भोजन को हमने पैदा किया, ठीक है। तो हम क्या आ जाएंगे? परपोषी आ जाएंगे, यानी परपोषण हमारे अंदर है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं प्राणी सदृश, ठीक है बच्चों। प्राणी सदृश क्या है? होलोजोकी न्यूट्रिशन या एनिमल टाइप न्यूट्रिशन क्या है? कह रहा है कि इस प्रकार के पोषण में जटिल यौगिकों को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिकों में तोड़ा जाता है। अगर मनुष्य के अंदर या हाथी घोड़ा के अंदर जो है, अगर हम कोई भी खाना ग्रहण करते हैं तो खाना जब अंदर जाता है, भोजन अंदर जाता है, तो इन्हीं एंजाइम के माध्यम से उस भोजन को तोड़ करके सरल यौगिकों में बदला जाता है, जिससे कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको पचा सके, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि मृतोपजीवी परपोषण, ठीक है ना। मृतोपजीवी परपोषण क्या है? वैसा पोषण जिनमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ा करके प्राप्त करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस। आपको इनको जान लेना है। जैसे मान लीजिए किसी की गाय भैंस वगैरह जो भी जानवर मर जाते हैं उनको फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद वो कुछ दिन बाद वो सड़ने लगते हैं। सड़ने के बाद वो जो है, कुछ दिन बाद अगर आप जाएंगे तो वो जानवर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? ये जो बैक्टीरिया है, ये मरे हुए जानवरों के ऊपर, या ये फंगस जो है, ये मरे हुए जानवरों के ऊपर जो है अपने एंजाइम को छोड़ते हैं और उसका बाहर से पाचन करते हैं। पहले बाहर ही उसको तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद तब जा करके ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इनको मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है, जो कि मरे हुए शरीर को सड़ा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और एक होता है परजीवी, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है तथा उसे भोजन तथा आवास प्राप्त होता है, उसे कहते हैं परजीवी। जैसे जोंक है, जोंक आप देखेंगे किसी जानवर के शरीर पे जाके उसका खून चूसता है। जू है, ठीक है, जू मतलब जो ढील उल पड़ जाते हैं, ठीक है, सर के अंदर, ये क्या करते हैं? ये ढील क्या, ये खाना बना पाते हैं? नहीं, ये हमारे सर का ही खून पी करके जिंदा रहते हैं। अमरबेल है या फिर कृमि फीता है, ये सब क्या है कि दूसरों पे ही निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है स्तनधारियों में पोषण, ठीक है ना। स्तनधारियों में पोषण किस प्रकार का होता है? तो आप जान सकते हैं कि स्तनधारियों में पोषण 3 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। तो शाकाहारी में क्या क्या आ जाएगा? मैंने एकदम बेसिक से उठाया, याद रखिएगा, मैंने इस पूरे सेशन को बेसिक से और एडवांस लेवल तक लेके चल रहा हूँ, आप बस देखते रहिएगा, ठीक है। शाकाहारी हर्बीवोरस, ठीक है, पौधों से प्राप्त करते हैं। जो भी शाकाहारी प्राणी होते हैं पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। जैसे खरगोश है, बकरी है, गाय है, ये सब शाकाहारी है। मतलब ये लोग जो है पौधे ही खाते हैं, ठीक है, घास फूस खाते हैं, ठीक है बच्चों। आइए, मांसाहारी किसे कहते हैं? कह रहा है मांसाहारी वैसा जीव जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे बाघ है, चीता है, सांप है, मेढक है, ये इत्यादि जो है मांसाहारी है। ये कभी घास फूस नहीं खाते हैं, ठीक है।
सर्वाहारी जो ओमनीवेरस जो है वो क्या है? तो सर्वाहारी वैसा स्तनधारी जीव जो भोजन के रूप में पौधे के साथ साथ जंतु के मांस का भी ग्रहण, जैसे मनुष्य मुर्गा भी खा जाता है, ये बकरा भी खा जाता है, फिर से साग सब्जियां भी खाता है, साग भी खा लेता है, तो मतलब पौधे और जीव जंतु भी खा लेते हैं, जैसे जंगली सुअर है, चिंपांजी है, भालू है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको नोट भी करना है, नहीं तो इसका PDF मैं उपलब्ध करा दूंगा अगर आपने कमेंट किया तो। ठीक है, कह रहा है भोजन के अवयव कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, कह रहा है कि मनुष्य में शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है। कुल मिलाकर के 40 तत्व होते हैं मनुष्य के अंदर। जो अगर इंपॉर्टेंट तत्वों की बात करें तो लगभग 40 इंपॉर्टेंट तत्व मनुष्य को चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि इनमें सभी तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा महत्वपूर्ण भाग शामिल है। इसके अलावा खनिज, जल और विटामिन भी शामिल होते हैं। मतलब मनुष्य को दिन भर में जो 40 तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल और विटामिन है। इनको भी हम आगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है आइए यहाँ पे, कह रहा है कि तत्वों के आकार के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया। यानी जो 40 प्रकार के तत्व हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, वे शरीर के अंदर जो 40 प्रकार के तत्व हैं उनको आकार के आधार पर अगर बांटें तो इसको 2 प्रकार से है। पहला है बृहद अणु। कह रहा भोजन में मौजूद वैसे अणु जिनका आकार बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बृहद अणु कहते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है कि बृहद अणु को पचाने के दौरान सूक्ष्म अणु में परिवर्तित किया जाता है, यानी जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको सूक्ष्म में तोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे नीचे कार्बोहाइड्रेट बृहद अणु है, प्रोटीन बृहद अणु है और वसा बृहद अणु है। ठीक है ना, यानी ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये देखेंगे आप तो ये बृहद अणु जो है ग्लूकोज में टूटता है जो कि एक सूक्ष्म अणु है। प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है और वसा फैटी एसिड में टूटता है, तब जाकर वसा का डायरेक्ट पाचन नहीं होता है बल्कि वसा को फैटी एसिड में बदल कर ही पाचन किया जाता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल करके और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल करके। ठीक है, और कह रहा है कि अगला है सूक्ष्म अणु माइक्रो, वो मैक्रो था, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, कह रहा है कि भोजन में मौजूदा वैसे घटक जिनका आकार छोटा होता है सूक्ष्म अणु कहलाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये क्या क्या है तो कह रहा है ये 3 टाइप के हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है। ठीक है ना, इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इनको पचाने के लिए इनको तोड़ा नहीं जाता है क्योंकि खुद ही सूक्ष्म अणु होते हैं और ये आराम से पच जाते हैं, क्योंकि बृहद अणु को ही तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा बृहद अणुओं को जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कह रहा है कि बृहद अणु में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन है या फिर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनका अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए ये जो यौगिक बनाते हैं, चूँकि ये तीनों मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है ना, उसका सूत्र क्या है आपका? वो है CH2O। ठीक है ना, याद रखिएगा ये CH2O उसका सूत्र है। ठीक है ना, ये CH2O कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, याद रखेंगे आगे। ठीक है, संरचना के आधार पर अगर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी संरचना के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के एक ही अणु पाए जाते हैं। शर्करा मतलब जो ग्लूकोज के एक ही अणु पाए जाते हैं, सैकराइड के जो सैकराइड है उसके अगर एक ही अणु पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। एक ही अणु के कारण इसे जो है मोनोसैकराइड भी कहा जाता है। तो यानी याद रखिएगा ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकराइड है, मोनोसैकराइड जिसमें कि केवल एक ही अणु पाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मोनोसैकराइड कहते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि मोनोसैकराइड इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये छोटा सा एक ही अणु होता है, तो उसको पचाने की आवश्यकता ही क्या है? बहुत छोटा सा है, आराम से पच जाएगा। यह जल में घुलनशील है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोसैकराइड है ये जल में घुलनशील होता है, इसे ग्रहण करने पर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आप देखेंगे जो भी धावक हैं या जो भी जिम वगैरह करने जाते हैं वे लोग ग्लूकोज लेके जाते हैं, याद रखिएगा ग्लूकोज लेके जाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी की तुरंत आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो मोनोसैकराइड में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, याद रखिएगा ये तीनों जो है मोनोसैकराइड है। आपसे ये पूछ सकता है आंसर में दे करके। ठीक है, क्वेश्चन देगा अगर कि निम्न में से कौन सा मोनोसैकराइड, तो 3 और दे करके बाकी इनमें से दे देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब वहाँ पे सिंपल मतलब कि एक आसान सा था, छोटा सा था, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकराइड से अधिक अणु, मोनोसैकराइड में केवल एक अणु था, अगर किसी भी
कार्बोहाइड्रेट में एक से ज़्यादा अणु है या फिर कह सकते हैं मोनोसैकेराइड से ज़्यादा अणु किसी में है तो कह सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड को देखते हैं यहाँ पे। डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड क्या है? ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स हैं। डाइसैकेराइड का मतलब होते हैं कि मोनोसैकेराइड के 2 अणु पाए जाते हैं। अगर एक अणु पाया जाएगा तो मोनोसैकेराइड है, बट मोनोसैकेराइड के 2 अणु पाए जाएंगे तो इसको 2 है इसलिए कहते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है ना, डाइसैकेराइड 2 अणु पाए जाते हैं। ये जल में घुलनशील होता है, यानी कि मोनोसैकेराइड भी जल में घुलनशील था और डाइसैकेराइड भी जो है वो जल में घुलनशील है। तो डाइसैकेराइड में माल्टोज है, जिसके ग्लूकोज के 2 अणु को मिला करके माल्टोज बनता है। सुक्रोज है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के अणु द्वारा इस मिलने से इसका सुक्रोज का निर्माण होता है। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, माल्टोज जो है ग्लूकोज के जब 2 अणु मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज के 2 अणु मिलेंगे तो सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिल करके क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा एक और है यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है ना, त्रिहलोज। त्रिहलोज क्या है? कह रहे ये कीटों के रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण ग्लूकोज के 2 अणुओं के मिलने से होता है। याद रखिएगा, ये कीटों के रक्त में पाया जाएगा। ठीक है ना, कीटों के रक्त में पाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? कह रहा है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड के बहुत सारे यानी 2 से अधिक अणु पाए जाते हैं। मोनोसैकेराइड के अगर 2 से अधिक अणु पाए जाते हैं, 2 पाए जाएंगे तो डाइसैकेराइड है, बट 2 से अधिक अणु पाए जाएंगे तो वो पॉलीसैकेराइड बन जाता है। ठीक है ना, यह जल में अघुलनशील होता है। मतलब मोनोसैकेराइड और जो अभी डाइसैकेराइड था वो जल में घुलनशील थे, बट पॉलीसैकेराइड जल में घुलनशील नहीं होता है। जैसे कि पॉलीसैकेराइड में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, फिर से 3 है और यहाँ पे आपका सेल्यूलोज है। ठीक है ना, सेल्यूलोज है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या हैं कार्बोहाइड्रेट के। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4.2 कैलोरी की ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है। ठीक है ना, इसका बेसिक स्रोत आलू है, चावल है, सबसे अधिक चावल इसका स्रोत होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन क्या है? ठीक है, ये भी जो है प्रोटीन जो है आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि जो बृहद अणु में भी आता है। और प्रोटीन जो है सर्वप्रथम 1838 में बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द दिया था। बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द दिया था। नाइट्रोजन का एक यौगिक है। ये प्रोटीन जो है नाइट्रोजन का यौगिक है। भोजन में मौजूद प्रोटीन पचाने के लिए एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। यानी मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन जो है बृहद अणु है, तो बृहद अणु को एक छोटे से सूक्ष्म अणु में बदलने के लिए ज़रूरत होती है एंजाइमों की। तो एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देते हैं, तब जा करके ये सूक्ष्म अणु में जैसे ही चेंज होता है और हमारे शरीर इसको पचा लेता है। ठीक है, आइए कह रहा है कि शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण कुल मिलाकर 20 एमिनो एसिड के द्वारा होता है। अगर शरीर के अंदर जो राइबोसोम हमारा बनाता है, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो लगभग 20 एमिनो एसिड के मिलने से ही बनता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं? यह शरीर का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है ना, शरीर का निर्माण करता है, ऊर्जा की आपूर्ति करता है। प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकर तथा मरासमस नामक रोग हो जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोटीन की कमी से कौन से 2 रोग होते हैं, तो क्वार्सियोरकस तथा मरासमस नामक रोग हो जाते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर को 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी बर्न होती है। ठीक है ना, यानी 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जितना कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलता है। वसा यानी लिपिड या फैट। ठीक है, कह रहा है कि लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्लोर ने किया था 1943 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है भोजन में मौजूदा वसा पाचन के उपरांत फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। ठीक है ना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, मैंने आपको बताया कि जो वसा है वो एक बृहद अणु है और वो जो है सूक्ष्म अणु में टूटता है, जैसे फैटी एसिड है, और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, जो कोशिकाओं के द्वारा पुनः व्यवस्थित होकर के शरीर के लिए फैट का निर्माण करता है। आखिर फैट का काम में मुख्यतः क्या होता है? शरीर के अंगों की सुरक्षा करना। अगर जहाँ फैट ज़्यादा होगा वहाँ चोट वोट लगेगी तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है वो झेल लेता है। ठीक है ना, इसके द्वारा कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली इत्यादि का निर्माण भी होता है फैट के द्वारा। ठीक है, फैट के द्वारा ऊष्मा का निर्माण होता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रण होता है। यानी इसके कार्य हैं, ये याद रखिएगा, ये इसके कार्य हैं। कह रहे इसके द्वारा जो है एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। एडिपोज टिश्यू का निर्माण किसके द्वारा होता है? फैट के द्वारा। वसा कुछ विटामिन के लिए
सॉल्वेंट होती है, यानी वसा में कुछ विटामिन घुलते हैं, वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आप याद रखिएगा विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं और बाकी ये सारे विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील हैं। कह रहा वसा के लिए ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, यानी 1 ग्राम वसा जो है 9.2 कैलोरी ऊर्जा बर्न करती है। जैसे कि आपको ने देखा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट केवल 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी दे रहे थे, तो वहीं ये 9.2 कैलोरी देती है, याद रखिएगा। और इसका स्रोत जो है दूध, घी, मक्खन, बीज के तेल, नट्स जो कि ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें पाए जाते हैं। कुपोषण, अब आते थोड़ा सा कुपोषण के ऊपर। कुपोषण 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कुपोषण 2 प्रकार का होता है। कुपोषण में एक आता है अति पोषण, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। एक आता है न्यून पोषण। न्यून पोषण में कह रहा कि न्यून पोषण बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियर तथा मरामस रोग हो जाता है। मतलब पोषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यून पोषण, एक होता है बहुत ज़्यादा मतलब पोषण, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पोषण हो जाता है तो फिर हार्ट की समस्या आ जाती है, कम होता है तो प्रोटीन की कमी से भी बीमारियां यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। संतुलित आहार क्या है, तो आप कह रहा है कि देखिए वैसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के अवयव मौजूद हों, जिसमें कि आपको 40 प्रकार के तत्व जो आपको बताए गए हैं, 40 प्रकार के तत्वों में अगर आपको 30-35 भी मिल रहे हैं तो भी कहा जा सकता है कि आज के समय में वो संतुलित आहार है, ठीक है ना। दूध संतुलित आहार नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। भले उसको बोला जाता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने बृहद अणुओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में पढ़ा। अब सूक्ष्म अणुओं के बारे में डिटेल्स जानेंगे, जिसमें कि हमने बताया कि विटामिन है, जल है, मिनरल है। तो विटामिन देखिए, विटामिन की खोज सबसे पहले फंक ने की। फंक के अनुसार भोजन में मौजूद कुछ ऐसे तत्व जिसमें अमीन, ठीक है बच्चों, एमिनो ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एमिनो ग्रुप पाया जाता है, जिसका फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। फंक ने इसे विटल एमिन कहकर संबोधित किया, विटल एमिन कह के इसको संबोधित किया, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम विटामिन पड़ गया, याद रखिएगा। फंक ने इसे विटल एमिन कह के संबोधित किया, इसलिए जो है यहाँ पे विटामिन नाम पड़ गया इसका, ठीक है ना। कह रहा है कि विटामिन शरीर को न ही ऊर्जा प्रदान करता है, न ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है, याद रखिएगा। इसका मेन काम जो होता है वो बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना। ये ऊर्जा नहीं देता है, ये शरीर का निर्माण नहीं करता है, बट ये बीमारियों से रक्षा करता है, बीमारी को आने नहीं देता है। कह रहा है कि विटामिन रक्त, हार्मोन तथा नर्वस इम्पल्स यानी कि तंत्रिका आवेग के निर्माण में मदद करता है। अगर विटामिन अच्छे से ले रहे हैं तो न्यूरॉन सिस्टम अच्छे से काम करता है, ब्लड में जो है बहुत अच्छी मात्रा रहती है इसकी, हार्मोन भी अच्छे से रिलीज होते हैं। कह रहा है कि यह भोजन में मौजूद अन्य सभी पोषक तत्वों के कार्य में मदद करता है। आगे जो है आगे देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है ये डीएनए के निर्माण में मदद करता है। जो विटामिन होता है डीएनए के निर्माण में भी मदद करता है। कह रहा है ये 2 प्रकार के होते हैं। कह रहा है एक फैट में सॉल्युबल होता है, मतलब एक वसा में घुलनशील होता है। वो कौन कौन से, अभी मैंने ऊपर बताया ए, डी, ई, के विटामिन, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, और बी व सी जो हैं वाटर में घुलनशील होते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। कह रहा है कि विटामिन की कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले एविटामिनोसिस रोग हो जाता है। जानिए यहाँ पे, अगर आपको विटामिन की कमी है तो वो रोग कौन सा है, एविटामिनोसिस रोग है, इसको आप जानिएगा। जब शरीर में एक ही साथ कई विटामिन की कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, पॉली एविटामिनोसिस कहते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्या है, कह रहा है किसी पोषक तत्व का उपयोग कर बीमारी को ठीक करना जो है फोर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है ना, फोर्टिफिकेशन कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा। कह रहा है कि कुछ विटामिन का निर्माण सजीवी जीवाणुओं द्वारा बड़ी आंत के कोलोन रीजन में होता है, कोलोन रीजन में। अब बड़ी आंत के कोलोन रीजन में कौन कौन से विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन B3 है, विटामिन बी है, विटामिन B12 है और विटामिन K12 है, याद रखिएगा। ये जो विटामिन है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के कोलोन रीजन में होते हैं। कह रहा है कि और देखिए यहाँ पे, कह रहा है कि विटामिन हमारे शरीर में महीनों तक संचित रह सकते हैं, जैसे विटामिन A, C, B। कुछ विटामिन जैसे कि A, C, B हैं, या फिर ABC, याद रखिएगा। ABC विटामिन जो है वो महीनों तक हमारे शरीर में संचित रह सकते हैं। ये रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के, मतलब स्कंदन का मतलब रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जरूरी है। केला विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, जिसमें हड्डियों की बीमारी है रिकेट्स, ठीक है, वो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। इसलिए बच्चों को अच्छे से दूध दिया जाता है ताकि उसको विटामिन डी अच्छे से मिल जाए। गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, याद रखिएगा।
अब विटामिन के बाद पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे खनिजों के बाद। देखिए विटामिन का एक अलग चैप्टर में लेके आऊँगा, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र और पचाने के लिए जो सूक्ष्म और लघु कण है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। विटामिन के एक अलग से मैं चैप्टर ले यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, डिटेल से। यहाँ पे अभी हम लोग जो है पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें विटामिन की जो मेन चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है खनिज लवण, मिनरल्स एंड सॉल्ट। कह रहा है शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण खनिज लवण के द्वारा होता है, जैसे कि शरीर में ब्लड है, बोन है, टीथ है, नर्व इम्पल्स है यानी कि तंत्रिका तंत्र है, हार्मोन्स हैं। विटामिन्स के निर्माण में खनिज लवण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कह रहा है कि शरीर में जो मुख्यतः विटामिन है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन, कोबाल्ट और फेरस इत्यादि। फेरस मतलब आपको हीमोग्लोबिन के बारे में याद है, ये हीमोग्लोबिन जो है इसी के कारण पाया जाता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन इसी का एक सब्सटेंस है, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि खनिज तत्व या लवण के रूप में पाए जाते हैं। वैसे खनिज जिसकी आवश्यकता शरीर को प्रतिदिन 10 ग्राम से अधिक ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो एलिमेंट कहते हैं। कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनका शरीर में रोज़ाना जो है 10 ग्राम से अधिक आवश्यकता होती है, उनको हम मैक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है, मैक्रो एलिमेंट कहते हैं। जबकि कुछ खनिजों की आवश्यकता बिल्कुल नगण्य होती है, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे थोड़ा सा जल के बारे में देखते हैं। कह रहा है शरीर में सबसे अधिक मात्रा होती है जल की, लगभग 70 से 75%। जल भोजन के पाचन के लिए माध्यम का निर्माण करता है। यानी याद रखिएगा, आज से जो पानी नहीं पीते हैं ना, उनको पानी पीना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पाचन तंत्र के लिए ये माध्यम का निर्माण करता है। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं, जाहिर सी बात है ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। कह रहा है कि जल के द्वारा शरीर में तापमान को नियंत्रित किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में मूवमेंट यानी शरीर के अंदर जो अंग होते हैं उनके गति में जल जो है स्नेहक के रूप में काम करता है, ठीक है ना, यानी लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। जैसे आपकी साइकिल अच्छे से नहीं चलती तो आप क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं। वैसे ही अगर हमारे शरीर अच्छे से नहीं चल रहे तो उसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है बच्चों, वो पढ़ा है हमने यहाँ पे जो पोषण के बारे में, ठीक है ना, जो पाचन तंत्र का जो पोषण है, पोषण के बारे में पढ़ा है। पोषण में क्या क्या अवयव है जो कि खाने के बाद हमें जो देते हैं, जैसे कि मान लीजिए सूक्ष्म अणु है पोषण के लिए, सूक्ष्म के बाद जो हमने बृहद अणु पढ़ा, ये सब ने हमने डिटेल से चर्चा किया है। बाकी जो है उसके बाद अगले वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है ना, उसके बाद पाचन तंत्र में जो है हम जो है मनुष्य में पाचन और दांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। मैं इसका एक ही साथ पूरा PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं। जय हिंद।